हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस सेशन में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के हम लोग हमारे क्वेश्चंस की तरफ में आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। मैं जैसे देख पा रहा हूँ बहुत सारे बच्चे जिन्होंने सेशन स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया था, एक बार हाथ ऊपर करके भी बता देंगे फ्रेंड्स। और जितने भी बच्चे हैं जो यहाँ पर में सेशन को शेयर कर चुके हैं, प्लीज जल्दी जल्दी से अपना हाथ ऊपर करके बता देंगे, और जिन्होंने शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर भी कर देंगे फ्रेंड्स, ताकि मैक्सिमम जो है एनर्जी के साथ में हम लोग यहाँ पर में पढ़ सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिल्ली दरबार। ठीक है, दिल्ली दरबार के समय में वाइसराय कौन था। अब मैं जो है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बताऊं, ठीक है, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन यहाँ पर मैं कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिल्ली दरबार के समय में भारत का वाइसराय कौन था ये बोला गया है, और भारत के अंदर में 3 दिल्ली दरबार भराए गए हैं, 3 दिल्ली दरबार हुए, और तीनों के तीनों को आप लोगों को समझना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके हम लोग यहाँ पर में समझ लेते हैं, फिर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा। बाकी जितने लोगों को आंसर पता है वो लोग जल्दी जल्दी से आंसर कर देंगे यहाँ पर में, ठीक है। चलिए देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं दिल्ली दरबार की बात करूं आप लोगों से, तो 3 दिल्ली दरबार भराए गए हैं। पहले बार जो दिल्ली दरबार भराया गया था, फर्स्ट नंबर का जो दिल्ली दरबार था, ठीक है, वो भराया गया था 1877 के अंदर में, ठीक है, 1877 के अंदर में भराया गया। और ये जो दिल्ली दरबार था ये भराया गया था लॉर्ड लिटन के समय में। उस समय में भारत का वाइसराय कौन था, लॉर्ड लिटन, ये याद रखना है आप लोगों ने। सेकंड नंबर का जो दिल्ली दरबार भराया गया था, ये आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स, ये भराया गया था 1903 के अंदर में, और उस समय में भारत का वाइसराय था लॉर्ड कर्जन, ओके। और तीसरे नंबर का जो दिल्ली दरबार भराया गया था वो था 1911 के अंदर में, और उस समय भारत का वाइसराय था हर्डिंग, लॉर्ड हर्डिंग। और लॉर्ड हर्डिंग भी जो है फ्रेंड्स भारत में 2 हुए हैं, इसी वजह से हम इनको कई बार लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड भी बोल देते हैं। कभी अगर सिर्फ केवल लॉर्ड हर्डिंग दिया हुआ हो तो आप आंसर लगा देना, लेकिन अगर 1 और 2 दोनों दिए हुए हो ऑप्शन में तो सेकंड वाला आप लोगों का होगा, ठीक है, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड। ये 1 2 3 ये आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछ सकते हैं ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर में जो ये दिल्ली दरबार भराए गए थे, ठीक है, इसमें से आप लोगों का ये जो थर्ड नंबर वाला जो है ना, इसमें एक इंपॉर्टेंट वाला हो जाता है कि इस समय में कौन आया था। तो इस समय में जो है जॉर्ज पंचम आए थे, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज 5, उनकी वाइफ मैरी के साथ में। ये जहां पर में उतरे थे ना, जहां पर में इनका जहाज रुका था आकर भारत के अंदर में, मुंबई के अंदर में, वहां पर में उसके स्मारक के रूप में इंडिया गेट बनाया गया, या फिर गेटवे ऑफ इंडिया। तो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया फ्रेंड्स, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया में क्या फर्क है। गेटवे ऑफ इंडिया जो है आप लोगों को मुंबई में मिलेगा, ठीक है। किसके याद में बनाया गया था, कहां पर में, जहां पर में ये लोग उतरे थे उसके स्मारक के रूप में, ठीक है, जहां पर में जॉर्ज पंचम रुके थे, ठीक है, उनका जहाज। और जहां इंडिया गेट कहां पर में है, इंडिया गेट दिल्ली के अंदर में है फ्रेंड्स, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ओके। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई के अंदर में गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था लॉर्ड हर्डिंग के आगमन की खुशी के समय में, ठीक है। चलिए ये 3 पॉइंट है आप लोगों के जो आप लोगों ने याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर में पूछते हैं, ठीक है। अच्छा 1877 का जो यहाँ पर दिल्ली दरबार भराया गया था, ये किसके याद में भराया गया था, क्वीन विक्टोरिया। जो क्वीन विक्टोरिया थी उसको भारत की जो है रानी घोषित किया गया था, कैसर हिंद घोषित किया गया था क्वीन विक्टोरिया को। तो फ्रेंड्स अब यहां पर मैं देखिए लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हर्डिंग द सेकंड, इन तीनों ने जो है दिल्ली दरबार भराया है। कौन कौन से साल में भराया है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब जो है फ्रेंड्स क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ताकि आप लोग बेहतर तरीके से आंसर कर सके। ये आप लोगों को समझ में आ गया तीनों के तीनों। अब यहां पर मैं देखिए आप लोग, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ दिल्ली दरबार। अब एक तो लॉर्ड लिटन है, ठीक है, एक लॉर्ड कर्जन है और लॉर्ड हर्डिंग है। अब इनमें से कौन दिया हुआ है, लॉर्ड रिपन तो नहीं हो सकता, ठीक है, लॉर्ड लिटन दिया हुआ है, लॉरेंस नहीं था, नॉर्थबुक भी नहीं था। तो ऊपर में से एक से अधिक आंसर नहीं हो सकता आप लोगों का, आंसर होगा केवल और केवल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लॉर्ड लिटन दिया हुआ है, कर्जन और हर्डिंग नहीं दिए हुए हैं, इसी वजह से केवल बी आंसर होगा। अदरवाइज नहीं तो 3 दिल्ली दरबार भराया गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहां पर में लॉर्ड लिटन, कर्जन और हर्डिंग भी दिए होते तो आंसर क्या हो जाता आप लोगों का, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग। पहले ही क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स 1600 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं हमारे पास में, ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर आप लोग यहाँ पर में करते रहेंगे। तो मैं बता दूं आप लोगों को फ्रेंड्स, उस समय में आंसर एक ऊपर में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये बहुत बढ़िया, आप लोग आंसर लगाते भी जा रहे हो जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोगों से उसके जरिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है यहाँ पर में कि 71वें जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है हाल ही में। अब ये देखिए फ्रेंड्स 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार ये 2023 के है, अब जाकर उसकी घोषणा हुई है 2025 के अंदर में, ठीक है। तो 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 की घोषणा 2025 में जाकर हुई है। आपको बताना है कि इसके अंदर में जो है बेस्ट फीचर फिल्म का खिताब किसको मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको सुपर डुपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का आने वाले एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के अंदर में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो 12th फेल को जो है फ्रेंड्स ये मिला है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो 71वें जो राष्ट्रीय पुरस्कार है उनकी घोषणा हो चुकी है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, ओके। तो बेस्ट फीचर फिल्म कौन सी मिली है, ठीक है, 12th फेल हिंदी भाषा की है, विधु विनोद चोपड़ा जो है इसके क्या है डायरेक्टर थे।
ओके, तो बेस्ट फीचर फिल्म, सबसे अच्छी फिल्म का खिताब जो है 12th फेल को मिला है। बेस्ट डेब्यूट फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, मतलब कि कोई पहली उनकी पिक्चर है, तो आशीष भेंडे को मिला है ये, आशीष भेंडे को। कौन सी मूवी के लिए मिला है? ठीक है, आत्मा पैम्फलेट। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, आत्मा पैम्फलेट जो मूवी है मराठी भाषा की है, उसके अंदर में उसके लिए इनको मिला है आशीष भेंडे को। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मैं आप लोगों को आ जाता है कि बेस्ट फीचर फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ पर मैं नेशनल वैल्यूज को, सोशल वैल्यूज को जो है इसने आगे बढ़ाया है। सैम बहादुर, आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स की मानिक शॉ, ठीक है, जो थे हमारे भारत के सेना प्रमुख, ठीक है, भूतपूर्व सेना प्रमुख, 1971 की लड़ाई के अंदर में वो भारत के सेना प्रमुख थे, उनके ऊपर में ये मूवी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स। सैम बहादुर जो है उसको नेशनल, सोशल और इन्वायरमेंटल वैल्यूज को बढ़ावा देने के लिए बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। अगर केवल बेस्ट फीचर फिल्म बोले तो 12th फेल, अगर नेशनल, सोशल और इन्वायरमेंटल को बोला जाए, ठीक है, तो वो आप लोगों को हो जाएगा सैम बहादुर। अब देखिए बेस्ट अवार्ड, अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट, अब पता नहीं कौन सा एंटरटेनमेंट इसने प्रोवाइड किया है। ठीक है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ठीक है, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी जो है इसको बेस्ट होलसम एंटरटेनमेंट, मतलब कि ओवरऑल एंटरटेनमेंट जिसने प्रोवाइड किया है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म कौन सी है? जल्दी से आप लोग मेरे साथ साथ में लिखते जाएंगे, कमेंट के अंदर में सभी बच्चे ने करना है। ठीक है, हिंदी मीडियम को मिला है, यहाँ पर हिंदी भाषा की जो 12th फेल है उसको मिला है, यहाँ पर मैं याद रख रहा है, हिंदी भाषी फिल्म है 12th फेल, विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा डायरेक्टेड। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आत्मा पैम्फलेट जो है मराठी मूवी है, आशीष बेंडे, उनको मिला है सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म का, ठीक है, निर्देशक के रूप में आशीष बेंडे को। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय हिंदी पूर्ण मनोरंजन जिसने प्रोवाइड किया है, ठीक है, वो रॉकी रानी की प्रेम कहानी, और राष्ट्रीय, सामाजिक और पर्यावरण मुद्दों को उठाने वाली जो बेस्ट फीचर फिल्म है सैम बहादुर। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। दो जो है एक्टर उनको मिला है। जवान मूवी के लिए दिया गया है शाहरुख खान को, ठीक है, और 12th फेल मूवी के लिए दिया गया है विक्रांत मैसी को। ठीक है, तो दो लोग हैं बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल किसको दिया गया है? हो सकता है कि केवल उसमें एक ऑप्शन में शाहरुख खान दिया हुआ हो, ठीक है, जवान मूवी के लिए, ठीक है, और दूसरा हो सकता है कि आप लोगों से एक और वहां पर मैं ऑप्शन विक्रांत मैसी का भी दे दिया जाए आप लोगों से, तो आंसर वहां मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा आप लोगों का। तो इस तरीके से भी याद रखना है, जल्दी लिखो। बेस्ट जो है यहाँ पर में एक्टर इन लीडिंग रोल के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है? ठीक है, चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे जो है फ्रेंड्स रानी मुखर्जी को मिला है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। ठीक है, ये एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर में एबॉर्शन को लेकर उठाया गया था। मुझे आज भी याद है कि एक हमारे भारतीय मूल की जो महिला थी, ठीक है, उनकी मृत्यु हो गई थी नॉर्वे के अंदर में, क्योंकि नॉर्वे के अंदर में एबॉर्शन अलाउड नहीं है। ठीक है, एबॉर्शन अलाउड नहीं था एक समय के बाद में, तो अगर एबॉर्शन वो करने देते, क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेशन आ गया था, बहुत ज्यादा बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही थी, लेकिन वहां की सरकार ने अलाउ नहीं किया, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई आखिरकार। ठीक है, तो रानी मुखर्जी जो है फ्रेंड्स, उनको ये अवार्ड मिला है चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए। ठीक है, ये आप लोगों ने ये इतने याद रखने हैं। ठीक है, चलिए, जो मैंने आप लोगों को बताया, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल, बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, और सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, और बाकी मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, इनके ऊपर में मैं बेस्ट क्वेश्चंस भी लूंगा आप लोगों के लिए, एक स्पेशल सेशन हम लोग लगा देंगे जिसके अंदर में केवल और केवल 71वें जो नेशनल अवार्ड्स है उनके ऊपर में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे सॉल्व। ठीक है, रेडी है? कितने लोग रेडी है जल्दी से बता देंगे मुझे, हाथ ऊपर करके बता दिए जितने लोग रेडी है कि सर एक क्वेश्चन, एक ऐसा सेशन लगा लेते हैं जिसमें इसी से रिलेटेड हम लोग 20-25 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, घुमा फिरा के जो है हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर में। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर में, आप लोगों को पता है कि फ्रेंडशिप डे है आज। ठीक है, तो आज आप अपने दोस्तों को, ठीक है, फ्रेंडशिप निभाते हुए आप लोग अपने दोस्तों को जो है बता सकते हो, जहां भी आपके फ्रेंड्स है, जितने भी है, ठीक है, अपने लाइब्रेरी के अंदर में, अपने ग्रुप के अंदर में, कॉलेज के अंदर में आप बता सकते हो कि आपको अगर सफलता हासिल करनी है तो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ जाइए। 70% ऑफ चल रहा है सारे कोर्सेज के ऊपर में, फ्रेंड्स 70 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप सभी को जो है फ्रेंड्स फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, वो कहते हैं ना कि आप अपने परिवार को नहीं चुन सकते, अपने भाई बहन को, बाकी किसी को चुन नहीं सकते, लेकिन अपने दोस्त आप लोग चुनते हो। ठीक है, तो दोस्त अगर सही मिल जाए आपको जिंदगी के अंदर में, तो ये याद रखना है आपने कि आपकी जिंदगी सफल हो जाती है। अदरवाइज अगर दोस्त ना हो सही आपके, तो फिर दिक्कत होगी। चलिए नाउ फ्रेंड्स, वन बेस्ट बुक इज इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड्स। ठीक है, एक अच्छी पुस्तक जो है ना, वो 100 जो है अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा जो फ्रेंड होता है, अगर सही फ्रेंड है जो आपको सही जानकारी दे, सही चीज बताए, ठीक है, वो चीज ना बताए आपको जो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, बट जो सही है आपके लिए, जो आपको सही बताए, आपको ट्रूथ बताए, ठीक है,
वो एक ऐसा फ्रेंड आपके पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। एक अच्छी बुक 100 फ्रेंड के बराबर, लेकिन एक अच्छा फ्रेंड जो होता है ना, ठीक है, वो पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। आपको पता है फ्रेंड, जब मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपका पेपर जो है वो डिले हो सकता है, सरकार प्लानिंग के अंदर में है, ठीक है, मुझे पता था कि बहुत सारे लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगेगी कि सर आप क्यों बता रहे हो ये, या उन लोगों के उनको सुनना नहीं था वो चीज कि सरकार ये प्लानिंग कर रही है कि सरकार आपका एग्जाम इलेक्शन के बाद में ले लेंगी, नोटिफिकेशन पहले जारी कर देंगी। जो सही थी वो बात मैंने आपको बताई ताकि आप प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है। कई सारे बच्चे हैं जो मेस के अंदर में खाना खाते हैं, पैसे बचा बचा के हॉस्टल में रहते हैं, रूम किराए पे लेकर रहते हैं, वो अपनी तैयारी में रहे। बहुत सारी चीजें होती है करने के लिए, ठीक है। हर कोई, किसी को सेम जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिला है ना, कोई बहुत स्ट्रगल करके भी पढ़ाई कर रहा है। मैंने सही चीज बताई, उसके अंदर में जो है कई सारे बच्चे थे जो उसके विरोध में भी थी कि सर आप ये क्यों बता रहे हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, बच्चों को डिमोटिवेट करेंगे। बट एक अच्छे दोस्त होने के नाते, एक आपका वेल विशर होने के नाते, आपका एक गार्जियन होने के नाते, आपका वेल विशर होने के नाते सही चीज आप लोगों को बताई थी जो सही है, ताकि आप अपनी प्लानिंग उसी अनुसार कर रखे। नहीं ना, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त कहां से हुए हैं, ये आपको बताना है। देखिए पशुपालन, ठीक है, भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आप लोगों को कहां से मिलेंगे, ठीक है, कहां से मिले हैं? अंजीरा से, दम्ब सदात से, ठीक है, किले गुल मोहम्मद से, मेहरगढ़ से, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव। बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका? कृषि के और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, एक जगह है जिसका नाम है मेहरगढ़। मेहरगढ़ आप लोगों को कहां मिलेगा? आज का जो पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, वहां पर में बेलन घाटी है, बेलन नदी का इलाका है, बेलन घाटी, उसके पास में जो है फ्रेंड्स बलूचिस्तान में मेहरगढ़ नाम की जगह है। मेहरगढ़ बड़े ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं कि यहां पर में सबसे पहले जो है कॉटन, कपास उगाने के 7,000 साल पहले ऐसा माना जाता है कि कॉटन यहां पर में उगाया जाता था, कपास। तो सबसे पहले कपास उगाने के सबूत कहां पर में मिले? 7,000 साल पहले तो मेहरगढ़ में मिले। ये भी आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। पशुपालन मतलब पशुओं को पाला जाता था, कृषि की जाती थी, दोनों साथ में होता था। तो मेहरगढ़ के अंदर में आप लोगों को इसके सबूत मिले हैं। ये मेहरगढ़ आज आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पाकिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान जो इलाका है वहां पर में आप लोगों को मिलेगा, बलूचिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है फ्रेंड्स, ये एक कौन सी साइट है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 3 कैटेगरी में हमने हमारे इतिहास को बांटा है, जिसके हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते, ऐसे वाले इतिहास को। तो एक है पूरा पाषाण। पूरा पाषाण का मतलब होता है पैलियोलिथिक, सबसे पुराना वाला, ठीक है, पैलियोलिथिक सबसे पुराना वाला इतिहास हमारा, ठीक है, जब इंसान मोर और लेस बाकी जानवरों की तरह ही रहते थे, बस थोड़े से उनसे एडवांस थे, ठीक है। एक था मध्य पाषाण। मध्य पाषाण, मध्य पाषाण युग वो था जब हम लोग थोड़े से एडवांस हो चुके थे, थोड़े अच्छे वाले हथियार वगैरह हमने बनाना स्टार्ट कर लिया था, छोटे छोटे हथियार हम लोग बनाते थे। और एक है नौ पाषाण। नौ पाषाण वो समय काल था जब हमने कृषि वगैरह स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो मेहरगढ़ कौन से वाले समय काल से रिलेटेड है? तो मेहरगढ़ नौ पाषाण काल से रिलेटेड है। ये एनवीएस के एग्जाम के अंदर में आया था क्वेश्चन। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण या नौ पाषाण, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक या फिर नियोलिथिक? तो नियोलिथिक, नौ पाषाण काल से रिलेटेड है मेहरगढ़, ये आप लोग याद रखिएगा। मेहरगढ़ नाम की जो जगह है नौ पाषाण युग से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए, तो ये मेहरगढ़ है फ्रेंड्स यहां पर में, ठीक है। ये मेहरगढ़ एक ऐसी जगह है जो हमको नियोलिथिक मतलब पाषाण काल, जो पत्थर युग था, पाषाण युग था, ठीक है, स्टोन एज, उससे भी रिलेटेड है, नियोलिथिक एज से, और हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी रिलेटेड है, हड़प्पा से भी। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर सिंधु घाटी सभ्यता और नियोलिथिक दोनों से रिलेटेड है। मतलब इस समय में भी लोग यहाँ पर में रहते थे और हड़प्पा समय में भी यहाँ पर में लोग रहा करते थे। ये दोनों के ही सबूत आप लोगों को हम यहाँ पर में मिलते हैं। नाउ एरिथ्रियन सी किसने लिखी? जल्दी से बताइए आप लोग। ओके, चलिए, कुछ अटक गया था यहाँ पर, मैं फ्रेंड्स स्क्रीन अटक गई थी, मुझे बताया जा रहा है। अब आई थिंक आप लोगों को सही से आ रही होगी यहाँ पर, तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि आवाज अब बराबर है, ठीक है, स्क्रीन भी बराबर है। ओके, चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अगर आप लोगों से बोला जाए कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखी है, ठीक है, टेसियन ने, ठीक है, प्लिनी ने, टॉलेमी ने, स्ट्रैबो ने, नन ऑफ द अबव, मोर देन वन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों को पता है क्या होगा? कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, ये भारत और जो
यूनानी लोग थे उनके व्यापार के ऊपर में ये पुस्तक लिखी गई है। और इस पुस्तक का लेखक कौन है, ठीक है, वो अज्ञात है, उसके बारे में पता ही नहीं चला। लेकिन इसके कई सारे आप लोगों को कोट मिलते हैं अलग अलग बुक्स के अंदर में, ठीक है, अलग अलग जो बुक्स उसके बाद में लिखी गई, इस बुक का उल्लेख मिलता है कि पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी के अंदर में ये बात लिखी गई है, वो बात लिखी गई है। लेकिन ये पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी ये लिखी किसने है, ये किसी को नहीं पता है। तो एक अज्ञात यूनानी लेखक होगा जिसने लिखा होगा, लेकिन उसका नाम जो है वो धीरे 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 इतिहास के पन्नों के अंदर में गुम हो गया, वो मिला ही नहीं, ठीक है, कि कौन था, वो भुला गया। तो आंसर यहाँ पर में नन ऑफ दी अबव हो जाएगा फ्रेंड्स। उसका नाम मतलब नाम अज्ञात, उसका अज्ञात नाम नहीं है कि अज्ञात उसके मम्मी पापा ने उसका नाम रखा कि हमारे घर में लल्ला हुआ उसका नाम क्या रखेंगे, अज्ञात रख देते, नहीं, बेसिकली अज्ञात मतलब नहीं पता, ठीक है, कि कौन था, वो नाम भुला गया उसका, ठीक है। चलिए, तो नन ऑफ दी अबव यहाँ पर में आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कभी भी अगर ये क्वेश्चन आ जाए, एग्जामिनर ने आप लोगों की तरफ में एक जो है बाउंसर फेंका था, ठीक है, आप लोगों ने उसके ऊपर में भी छक्का मार दिया है। चलिए, तो नन ऑफ दी अबव इसका आंसर होगा पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है, अज्ञात है वो लेखक जिसने लिखी है, पता नहीं उसके बारे में। चलिए, नाउ अब देखिए फ्रेंड्स, उसके कई सारे जो है उसके ऊपर में फिर बाद में लिखी गई है चीजें, उसके ऊपर में बेसिकली कमेंट्रीज लिखी गई है, उसका लिखा गया है। तो बहुत सारे लोग थे जिन्होंने बाद में उसके ऊपर में कमेंट्रीज लिखी है, लेकिन एक्चुअल में जो वो पुस्तक लिखी थी वो अज्ञात है। इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों के 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था, ठीक है, मतलब अपनी सैनिक टुकड़ियों को बांट दिया था उसने। किस तरीके से बांटा था, ठीक है, कि 200 सैनिक, ठीक है, फिर एक जो सैनिक टुकड़ी थी उसमें 250 सैनिक थे, मतलब अलग अलग कैटेगरी में। कुछ ऐसी टुकड़ियां थी जिसमें 200-200 सैनिक थे, कुछ ऐसी थी जिसमें 250-250 सैनिक थे, कुछ ऐसी टुकड़ियां थी सैनिक टुकड़ियां जिसमें 500-500 सैनिक थे, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया था। 200 सैनिक टुकड़ियां की कुछ ऐसी यूनिट्स बना दी थी जिसमें 200-200 सैनिक होते थे, कुछ ऐसी थी जिसमें 250-250 होते थे, कुछ ऐसी थी जिसमें 500-500 होते थे, ठीक है। बताइए, देखिए शेरशाह सूरी का जो बेटा था ना, इस्लाम शाह, ठीक है, उसका जो बेटा था उसने क्या किया, सेना जो सैनिक जो क्षमता थी, ठीक है, सूर्य वंश की, उसको जो है धीरे धीरे आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, नए सुधार किए। और जो सैनिक टुकड़ियां थी उसको इस तरीके से 200, 250, 500 इस तरीके से उसने यहाँ पर में डिवाइड किया। ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। तो इस्लाम शाह जो शेरशाह सूरी का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था, तो शेरशाह सूरी का पुत्र कौन था जो उसका उत्तराधिकारी बना, उसका जो है उसके बाद में शासक बना, इस्लाम शाह। ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। शेरशाह सूरी का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह, इसने जो है सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए, ठीक है, शेरशाह सूरी की नीतियों को ही जारी रखते हुए, उसी की नीतियों को अपनाते हुए और उसमें सुधार किए और सेना को इस तरीके से 200, 250 और 500 की टुकड़ियों के अंदर में या इकाइयों के अंदर में बांट दिया था, ठीक है। चलिए, तो इस्लाम शाह शेरशाह सूरी का बेटा और उसका उत्तराधिकारी, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। नाउ आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बताना है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम के अंदर में आता है ये, ठीक है। जल्दी से बताइए आप लोग, कश्मीर का सुल्तान, कश्मीर का अकबर किसको कहा जाता था, कौन सा सुल्तान। चलिए, बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग आंसर यहाँ पर मैं कर रहे हो। मैं देख पा रहा हूँ कि केवल 19 लाइक्स हम लोग दूर है 2000 के टारगेट से। तो सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध जो है कौन है यहाँ पर में, शमशुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन, सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबदीन। कश्मीर का अकबर उसको कहा जाता है दी। तो देखिए फ्रेंड्स, सुल्तान जैनुल आबदीन जो है ये अकबर से भी पहले हुआ था, ठीक है, 1420 से लेकर 1470 के बीच में, ठीक है, ये शासक था, ठीक है, 1420 से लेकर 1470 के बीच में, ये याद रखना है आप लोगों ने। और ये जो शासक था, इस ये धर्मों के जो बाकी के धर्म थे, ठीक है, इस्लाम के अलावा भी, उनके प्रति भी बहुत ज्यादा सहिष्णु था, ठीक है, उनके प्रति टॉलरेंट था, उनको भी उतना ही सम्मान देता था जितना अपने धर्म को दे रहा है, ठीक है। और जिस तरीके की अकबर की नीतियां थी, बिल्कुल मोर और लेस उस तरह की नीतियां थी कश्मीर के अंदर में ये शासक हुआ, ठीक है। अकबर उससे उसकी तुलना कर दी, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, जैनुल आबदीन जो कि अकबर से भी पहले हुआ था, उसको कश्मीर के अकबर की उपमा दी गई है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो किसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है, तो सुल्तान जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, ये याद रखना है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर में आ चुका है एक क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखेंगे आप सभी के सभी, ठीक है। तो सुल्तान जैनुल आबदीन कश्मीर का शासक, 1420 से 1470 के बीच में शासन किया है इसने, इसको कहा जाता है, ठीक है। 8वें नंबर का सुल्तान था ये कश्मीर का, राज तरंगनी ऑफ कल्हन जो है उसके अंदर में भी लिखा है।
तो कल्हन जो है उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है। राजतरंगिणी ऑफ कल्हन जो है उसके जो एडिशनल वर्जन तो जो थे उसके, जो बाद में और उसको एक्सपांड किए गए उसके कल्हन के जाने के बाद में भी, उसके अंदर में इसका वर्णन हुआ है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर जो शिव मंदिर है उसमें आंतरिक दीवारों में पेंटिंग के साथ मूर्तिकला है, किसमें जो है किसने बनवाया था। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो है साउथ इंडिया की हिस्ट्री मैंने सुपर टेट के अंदर में आप लोगों को करवाई हुई है पूरी की पूरी। उसमें मैंने डिटेल में आपको बताया है कि कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम तमिलनाडु के अंदर में है, ये याद रखना आप लोगों ने, कावेरी नदी के किनारे पे। वहां पर में कैलाशनाथ मंदिर है, शिव भगवान को समर्पित ये मंदिर है कैलाशनाथ मंदिर, ठीक है। इसको कैलाशनाथर टेम्पल भी बोला जाता है। इसमें दीवारें हैं, उसमें पेंटिंग की गई है, मूर्तिकला स्थापित की गई है। ये मंदिर किसने बनाया था? तो कांचीपुरम में कैलाशनाथर या कैलाशनाथ मंदिर किसने बनाया था? तो ये बनाया था फ्रेंड्स नरसिंह वर्मन द सेकंड ने, ठीक है। पल्लव वंश का शासक, पल्लव जो लोग थे पल्लव, उनकी राजधानी थी कांची, ठीक है, पल्लव लोगों की। तो पल्लव वंश के समय में एक शासक हुआ नरसिंह वर्मन सेकंड, ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड, उसने जो है फ्रेंड्स ये मंदिर बनवाया था, ये याद रखना आप लोगों ने। कुछ यहाँ पर में जो है फ्रेंड्स मुझे बताया जा रहा है कि कुछ अभी भी टेक्निकल इश्यूज जो है कुछ जगहों पे आ रहे हैं, तो जस्ट अ सेकंड, एक बार दीजिए, मैं इस बार इसको रिफ्रेश करने की कोशिश करता हूँ। एक बार अब चेक कर लीजिएगा प्लीज टीम कि क्या अब यहाँ पर में सही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन सुपर टेट के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है, आगे में भी आप लोगों से भी पूछे जाने की संभावना है। और जितने भी बच्चे हैं जो सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं आगे में, ठीक है, वो टीचिंग परीक्षा के साथ में कर सकते हैं फ्रेंड्स। आज 70% ऑफ भी है फ्रेंड्स, 70 इस कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है। यूपी टेट, सुपर टेट, जितने भी कोर्सेस है आप लोग उसके अंदर में शामिल हो सकते हो। तो कांची, कांची किसकी राजधानी थी ये आप लोग पहले बताइए मुझे कमेंट करके, कौन सा वंश था, कांची किसकी राजधानी थी? तो साउथ इंडिया के अंदर में जो पल्लव डायनेस्टी थी उनकी राजधानी थी कांची, ठीक है, कांची या कांचीपुरम। कांचीपुरम पल्लव लोगों की राजधानी थी। पल्लव वंश का एक शासक हुआ नरसिंह वर्मन दो, ठीक है, उसकी राजधानी उसने अपनी राजधानी कांचीपुरम के अंदर में कैलाशनाथ टेम्पल बनाया था, जो बहुत ही सुंदर सा मंदिर है, ठीक है। नरसिंह वर्मन दो जो है ना, एक चीज एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, प्लीज याद रख लेना, ठीक है, मैंने कई सारे एग्जाम्स के अंदर में देखा ये क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। यहां पर में आपसे पूछा जाता है कि राजसिम्हा की उपाधि किसने ली थी? राजसिम्हा, तो राजसिम्हा की जो उपाधि है फ्रेंड्स वो नरसिंह वर्मन सेकंड ने ली थी, ठीक है। नरसिंह वर्मन एक जो था उसकी उपाधि थी, ठीक है, उसको ममल्ला कहा जाता था, ममल्ला, ममल्ला उसका नाम था, ममल्ला, ठीक है, ममल्ला। और उसने वतापी कोंडा की उपाधि भी ली थी, वतापी कोंडा, वतापी कोंडा, वतापी को जो है तोड़कर वतापी कोंडा, ठीक है। तो इसके बारे में भी अगर आप लोग जानना चाहते हो पूरा का पूरा, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं महेंद्र वर्मन जो थे उन्होंने बहुत सारे नाटक लिखे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि वो गुफाएं बनाकर, गुफाओं के अंदर में मंदिर बनाते थे। उनके विचित्र विचारों की वजह से उनको विचित्र चित्त की उपाधि भी दी गई थी महेंद्र वर्मन को, ठीक है। चलिए, तो राज सिम्हा जो है किसको बोला जाता था? नरसिंह वर्मन सेकंड को, द्वितीय को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। पल्लव वंश के शासक थे, इन्होंने कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर बनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ममल्ला इनका नाम था नरसिंहवर्मन वन का, इन्होंने ममल्लापुरम बनाया था। अच्छा मुझे बताइए कि आज ममल्लापुरम को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, आज जो है ममल्लापुरम जो शहर उसको किस नाम से जाना जाता है ये आप बताएंगे मुझे। ओके, चलिए, कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान करती है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस है वो। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का मतलब होता है एक ऐसी गैस जो सूर्य की ऊष्मा जो है उसको आने तो दे रही है, ठीक है, लेकिन उसको बाहर नहीं जाने दे रही है, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में ट्रैप करके रख ले रही है, ठीक है। तो आपको बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है इनमें से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा मात्रा में जो हमारे भारत हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल के अंदर में जो पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस, वो है CO2 सबसे बड़ी मात्रा में, ठीक है। उसके बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ठीक है, इवन जो वाटर वेपर है वो आ जाते हैं, CFC आ जाते हैं, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहां पर मैं अगर आप लोगों से बोला जाए कि कौन सा यहाँ दिया हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है यहाँ पर में, नाइट्रस ऑक्साइड नहीं है, और मीथेन भी यहाँ पर में दिया हुआ है। तो कौन सा जो है फ्रेंड्स ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में योगदान करती है, आप बता दीजिए जल्दी जल्दी से। अब आंसर क्या होगा? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ठीक है, और मीथेन भी है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर में उपयुक्त में से एक से अधिक।
ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर में अपना योगदान दे रही है। सबसे अधिक अगर योगदान बोलता, सबसे अधिक योगदान कौन दे रहा है, तो आंसर ए होता, लेकिन यहाँ सबसे अधिक नहीं पूछा है आप लोगों से। ठीक है, यहाँ पर मैं बोला है कि कौन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देता है, तो ग्लोबल वार्मिंग के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी देती है, मिथेन भी जो है एक तरीके की ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, इसी वजह से उपयुक्त में से एक से अधिक आप लोगों का आंसर हो जाएगा यहाँ पर में। नाउ देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में अग्निवेदियां पाई गई है। अग्निवेदी, अग्निवेदी का मतलब होता है फ्रेंड्स ये इस तरीके से मान लीजिए यहाँ आग जली हुई है, यहाँ पर में आप बैठे हुए हो, ठीक है, ओम भट्ट स्वाहा कर रहे हो, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है, आपका पेपर जल्दी से हो जाए, ओम भट्ट स्वाहा, आपका पेपर क्लियर हो जाए, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है, तब तक नेहा की शादी ना हो, ओम भट्ट स्वाहा, ठीक है, नेहा के लिए जो नेहा के पप्पा जो है वो मान जाए, जो भी आप लोगों की जो भी होंगी, ठीक है। तो बेसिकली जो पूजा अर्चना, ठीक है, वो जो भी आप लोगों का है उसके अंदर में जो करते हो आप लोग, ठीक है, वो तो ये अग्निवेदियां जो है फ्रेंड्स हड़प्पन काल के अंदर में आप लोगों को कहां पर में मिली है, तो हड़प्पन काल के अंदर में आप लोगों को लोथल के अंदर में मिली है, ठीक है, और कालीबंगान दोनों जगह पे मिली है। कालीबंगान आप लोगों को मिलेगा राजस्थान में, राजस्थान में, और लोथल आप लोगों को मिलेगा गुजरात के अंदर में, गुजरात में। ठीक है, यहाँ पर में अग्निवेदिया आप लोगों को मिली है, अग्निवेदिया जहां पर में हवन वगैरह करते होंगे। तो इससे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग हो सकता है कि इस तरीके के कर्म कांड के अंदर में मानते होंगे, ऐसा अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि दो जगहों के ऊपर में मिली है। ठीक है, अग्निवेदी कालीबंगान और लोथल के अंदर में, कुछ घरों के अंदर में अग्निवेदी आप लोगों को मिली है। ठीक है, ये इस तरीके की, ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके की कुछ अग्निवेदियां मिली है। नाउ फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप डे के अवसर पर फ्रेंड्स 70 कूपन कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो आज। नाउ तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। अब देखिए ये तंजौर, ठीक है, तंजौर जिसको तंजावुर भी बोलते हैं, तंजौर या तंजावुर जो है ये चोला लोगों की राजधानी थी, चोला, ठीक है, चोला लोगों की राजधानी थी। वहां पर में बृहदेश्वर मंदिर है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, इसका निर्माण किसने कराया था। ओके, बृहदेश्वर मंदिर जिसको राज राजेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, राज राजेश्वरा टेम्पल। ठीक है, तो बताइए इसका निर्माण किसने कराया था। इसका निर्माण कराया था फ्रेंड्स राज राजा प्रथम ने। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग, राज राजा वन ने इसका निर्माण कराया था। राजा राजा चोला भी बोला जाता है इसको, राजा राजा चोला वन, तो राजा राजा, ठीक है, राजा राजा वन या राजा राजा प्रथम, ठीक है, राज राज प्रथम, राजा राजा चोला प्रथम भी बोलते हैं इसको। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर के अंदर में इसको राज राजेश्वरा टेम्पल भी बोला जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स। इसको दक्षिण भारत का मेरू, ठीक है, मेरू ऑफ साउथ इसको भी बोला जाता है, मेरू शिखर है ना उत्तर भारत में, तो इसको दक्षिण का मेरू भी बोला जाता है। तो दक्षिण का मेरू किसको बोलते हैं, ठीक है, दक्षिण भारत का मेरू ये बोला जाता है बृहदेश्वर टेम्पल को, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, दक्षिण मेरू, दक्षिण भारत का मेरू, मेरू पर्वत की जो है उसके साथ में उसका जस्ट एक पोर्ट्रे करने के लिए, उसके साथ में उसकी संज्ञा देने के लिए, क्योंकि बहुत ऊंचा इसका शिखर था उस समय में। ठीक है, राजराजेश्वरा वन, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि ये इस तरीके से राजराजेश्वरा टेम्पल जो है, बृहदेश्वर टेम्पल जिसको बोलते हैं, 400 टन का ये जो इसका शिखर है उसके लिए 4 किलोमीटर लंबा रास्ता बनाया गया था। ठीक है, यहां से इस तरीके से, मतलब ऐसे धीरे 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 चार ऐसे इंक्लाइन रास्ता, ताकि इसको ऊपर तक पहुंचाया जा सके। फिर अब ये रास्ता यहां से हटा दिया गया है। ठीक है, तो चारू पल्लम, ठीक है, यहाँ पर में अभी भी वो गांव वहां पर में बसा हुआ है उसी जगह के ऊपर में। ओके, तंजावुर के अंदर में है आपका बृहदेश्वर मंदिर, राजराजा प्रथम ने इसको बनाया था। ओके, नाउ देशांतर की दूरी में अधिकतम अंतर कहां पर में होता है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देशांतर होते क्या है ये समझिए आप लोग। ठीक है, जिसको लॉन्जिट्यूड आप लोग बोलते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर में। देखिए ये इस तरीके से नॉर्थ पोल से, ठीक है, ये साउथ पोल तक ये जो सेमी सर्कल्स बने हैं, सेमी सर्कल्स, ठीक है, अर्धगोलाकार, जो हमने इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ की है ग्लोब पे, इमेजिनरी लाइंस है, ऑब्वियस सी बात है कि वो एक्चुअल में तो है नहीं पृथ्वी पर, हमने ड्रॉ की है इसको, 360 हमने लाइन बनाई है एक एक डिग्री के एंगल के ऊपर में। ठीक है, तो कोई भी दो आप ले लीजिए, ठीक है, कोई भी दो आप ले लीजिए देशांतर, उनके बीच में सबसे कम डिस्टेंस कहां पर में होगा, पोल्स के पास में, चाहे वो नॉर्थ पोल हो, वहां पर में आके सारी की सारी देख सकते हो आप लोग मिल जा रही है आपस में। ठीक है, सारी की सारी मिल जा रही है। उसके बाद में आप देखिए दक्षिणी गोलार्ध के अंदर में भी जब जाएंगी वो, ठीक है, तो वहां पर में भी मिल जाएगी। तो पोल्स के पास में जाकर सारी देशांतर मिल जाते हैं। इनके बीच का डिस्टेंस जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ में जाते हैं, तो इक्वेटर के ऊपर में सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, भूमध्य रेखा के ऊपर में सबसे ज्यादा होता है, फिर कम होने लगता है। तो किन्हीं भी दो जो है, फिर से कुछ लोग बता रहे हैं कि उनकी तरफ में इशू आ रहा है नेट का, तो मैं माफी चाहूंगा फ्रेंड्स आप लोगों से जो अभी आज कुछ इशू आ रहा है अगर तो। ठीक है, तो इक्वेटर के पास में जो है फ्रेंड्स सबसे अधिक दूरी होती है। तो आपसे बोला है कि
मैक्सिमम कहां पर में होता है ये आपसे पूछा गया है, सबसे अधिकतम दूरी कहां पर में होती है दो देशांतरों के बीच में, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर मैं मान लूं तो सबसे अधिक जो दूरी होगी वो कहां पर में होंगी, कोई दो देशांतर अगर हम लोग ले लेंगे तो इक्वेटर के पास में होंगी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, इक्वेटर पर। तो आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इक्वेटर के ऊपर में, इक्वेटर, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितने लोगों ने सही आंसर लगाया, हाथ ऊपर करके बता देंगे। बारिश के कारण हो रहा है जी, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर में तो आप लोगों को यहां पर मैं बताना चाहूंगा मैं कि जैसे एक हमने जो है नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक ये बना लिया, फिर कुछ कुछ एंगल्स के ऊपर में, एक एक एंगल के ऊपर में भी आप लोग एक एक डिग्री के एंगल पे भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं दिखाने के लिए 10-10 डिग्री का अगर आप लोगों ने यहाँ पर में लिया है, ठीक है, तो 10-10 डिग्री के ऊपर में भी आप देखोगे तो सबसे अधिक जो डिफरेंस होता है वो इक्वेटर के ऊपर में होता है, दो लॉन्जिट्यूड या देशांतर के बीच का डिफरेंस। यहाँ पर में आप लोग देख पाओगे कि सबसे अधिक जो डिस्टेंस है वो कहां पर में है, इक्वेटर पे है। जैसे जैसे पोल की तरफ में जा रहे हैं तो दो देशांतर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। दो देशांतरों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता है या घटता है जैसे जैसे आप लोग पोल की तरफ में जाते हो, आप लोग कमेंट करके बताएंगे यहां पर में, जल्दी से बताइए, जैसे जैसे पोल की तरफ में जाते क्या होता है। एट जो है इक्वेटर, ठीक है, यहां पर में इनके बीच का डिस्टेंस जो है मैक्सिमम होता है लगभग लगभग 111.3 किलोमीटर का होता है ऑन एन एवरेज, 111.3, ज्यादातर जगह पे ऑन एन एवरेज 111 किलोमीटर दे दिया जाता है, ठीक है, 111 किलोमीटर। लेकिन पोल पर उनका डिस्टेंस कितना होता है, दो लॉन्जिट्यूड के बीच का, दो देशांतर के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, ये कमेंट करके आप लोग बताना है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप लोग बता पाओगे इसको, ठीक है। नाउ फ्रेंड देखिए यहाँ पर राइट टू एजुकेशन जो आरटीई एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 को आया था। आपको बताना है कि ये कौन से वाले फंडामेंटल राइट के अंदर में रखा गया है आरटीई को, राइट टू एजुकेशन को। तो शिक्षा का अधिकार जो है इसको लागू किया गया था, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, 1 अप्रैल 2010 को जो है फ्रेंड्स राइट टू एजुकेशन एक्ट के जरिए इसको लागू किया गया था। तो राइट टू एजुकेशन बेसिकली है कहां पर में, शिक्षा का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 21A के अंदर में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक, ठीक है, ये कौन से अधिकार आपके आते हैं। अगर आप देखोगे कि आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक की जो पूरी सूची है, 19, 20, 21, 22, उसमें 21A भी आ जाता है बीच में। तो ये जो आर्टिकल्स है ये है राइट टू फ्रीडम, ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के अधिकार। तो राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है ये, क्यों, क्योंकि राइट टू फ्रीडम का जो पूरा पार्ट है आपका फंडामेंटल राइट्स के अंदर में भी वो 19 से लेकर 22 तक के जितने भी आर्टिकल्स है उनको राइट टू फ्रीडम में रखा गया है, स्वतंत्रता के अधिकार में। तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है। समानता का अधिकार जो है फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक है, समानता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक के जितने भी आर्टिकल्स है, चाहे वो बीच में 21A भी आ गया हो, वो इसी के अंतर्गत आता है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ठीक है, ये आर्टिकल नंबर 19 और 30 के अंदर में दिया हुआ है, ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, एजुकेशनल एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आप लोगों के, ठीक है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या। अगर मैं आप लोगों से कहूं, एक सवाल यहीं पे पूछ लेता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है, चलिए। जैसे मैं देख पा रहा हूं फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली बच्चे सेशन को लाइक भी करते जा रहे हैं, तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे फ्रेंड्स। 2500 से ज्यादा आप लोगों ने लाइक्स कर दिया है सेशन को, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी कर देंगे। मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि अगर मैं आपसे कहूं कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का निर्मूलन, ठीक है, ये कौन से जो है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, ठीक है, कौन से मौलिक अधिकार है, ठीक है, जिसके अंतर्गत आता होगा। समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है, या सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अस्पृश्यता या अनटचेबिलिटी जो छुआछूत होती है कि छोटी जाती है, ठीक है, ये व्यक्ति को उस कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाएगा या पास में नहीं आने दिया जाएगा, अलग अलग जो चीजें होती है, तो ये अनटचेबिलिटी जो है उसको अबॉलिश करने के लिए आर्टिकल नंबर 17 लाया गया, आर्टिकल नंबर 17। तो आर्टिकल नंबर 17 ये 14 से 18 के बीच में आता है समानता के अधिकार के अंदर में। तो ये समानता के अधिकार के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार है, ठीक है, समानता के अंतर्गत आता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना था। अच्छा एक चीज और पूछता हूं मैं आपसे, जीवन का अधिकार, ठीक है, जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, मतलब कि भाई जिंदा रहने के लिए जो जो भी चीजें चाहिए आपको, एक जीवन जीने का अधिकार है, और जिंदगी के लिए जो जो भी चीजें चाहिए होती है, साफ पानी, साफ हवा, एनवायरमेंट, प्राइवेसी, जो भी आप लोगों को चाहिए होती है वो सारे की सारी भी आर्टिकल नंबर 21 में आती है, राइट टू लाइफ, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 आप लोग लिख भी रहे हो कमेंट के अंदर में। तो ये बता दीजिए राइट टू लाइफ आपका कौन से अधिकार में से आती होंगी इनमें से, ठीक है, ये बता देंगे आप लोग। तो वो राइट टू लाइफ आती है आर्टिकल नंबर 21 के अंदर में है। तो आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक का पूरा स्वतंत्रता के अधिकार में दिया गया है, तो इसी वजह से स्वतंत्रता के अधिकार के तहत है ये, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा एक चीज बताइए आप लोग मुझे कि एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि उपाधियों का अंत कर दिया जाएगा, जो भी उपाधियां, चक्रवर्ती, राजाधिराज, ठीक है,
जो ऐसी बड़ी बड़ी उपाधियां ली जाती थी, राजकुमार राजकुमारी जो उपाधियां ली जाती थी, वो उपाधियां बंद हो गई आर्टिकल नंबर 18 के तहत। ठीक है, तो वो उपाधियों का निर्मूलन या जो टाइटल्स, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, वो आर्टिकल नंबर 18 में, तो वो कौन से वाले अधिकार, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता होगा, आप बताइए। चलिए, अब मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि आप मुझे बताइए कि अगर एक राजनेता है, ठीक है, वो दूसरे राज्य से, ठीक है, दूसरे राज्य से आए हुए, ठीक है, व्यक्ति को अपने राज्य में, जो मान लीजिए वहां पर में काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है या पानी पूरी का ठेला लगाया हुआ है, ठीक है, दूसरे राज्य के व्यक्तियों को मार के भगाया जा रहा है, ठीक है, वहां पर में उनको रहने नहीं दिया जा रहा, तो वो कौन से जो है इसमें से कौन से वाले अधिकार का उल्लंघन होगा। आपको पता है कि हमारे भारत के आर्टिकल नंबर 19 में, ठीक है, 6 अधिकार दिए गए आर्टिकल नंबर 19 में। उसमें से आर्टिकल नंबर 19 के अंदर में ये बोला गया है कि भारत में आप किसी भी जगह पे जाकर बस सकते हो, ठीक है, भारत में कहीं पे भी जाकर आप काम धंधा कर सकते हो, ठीक है, एसोसिएशन बना सकते हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वगैरह आप लोगों को दी गई है आर्टिकल नंबर 19 में। तो आर्टिकल नंबर 19 में ही आपको एक पॉइंट दिया गया है कि भारत में किसी भी हिस्से में जाकर आप बस सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी जाकर अपना काम धंधा शुरू कर सकते हो, भारत के किसी भी कोने में जाकर घूम सकते हो, संविधान के दायरे में रहते हुए। तो अगर कोई राजनेता इस तरीके से करता है, मारपीट करके भगाता है, तो वो आर्टिकल नंबर 19 का उल्लंघन कर रहा है। और आर्टिकल नंबर 19 आता है स्वतंत्रता के अधिकार वाले जो पूरा का पूरा ग्रुप है उसके अंदर में, तो स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, ऐसे आप लोगों ने याद रखना है इसको। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये याद रखिएगा आप सभी के सभी। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, राइट टू इक्वेलिटी आर्टिकल नंबर 14 से 18, ये पूरा मैंने पेड क्लास में आप लोगों को सारे आर्टिकल्स पढ़ाया है। हमने फंडामेंटल राइट्स की बहुत सारी क्लासेस ली है और हमने जितने क्वेश्चंस किए हैं ना, मुझे नहीं लगता कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा जो हमने पेड क्लास के अंदर में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो अच्छे से उसको रिवाइज जरूर करना है आप लोगों ने। आर्टिकल नंबर 14 से 18 समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 19 से 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन किस में दिया गया है, शोषण के खिलाफ अधिकार, शोषण के खिलाफ आर्टिकल नंबर 23 कहता है कि आप सभी इंसान हो यहाँ पर में सारे लोग, ठीक है, तो इंसानों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता, ठीक है, ये बोला गया है कि इंसानों को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोला जाता है, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है उसको एबॉलिश कर दिया गया है, गुलाम वगैरह बनाकर नहीं बेच सकते, खरीद सकते, ना ही आप जबरन किसी से मजदूरी करा सकते, आर्टिकल नंबर 23, ठीक है। जो माइनर है, ठीक है, 14 साल से जो छोटे बच्चे हैं, उनको हानिकारक जगहों के ऊपर में काम पर नहीं रखा जा सकता, चाइल्ड लेबर जो है उसको एबॉलिश करता है हानिकारक जगहों पे, आर्टिकल नंबर 24। तो ये शोषण के खिलाफ अधिकार के अंतर्गत आते हैं ये सारे। ओके, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 में दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता कि आप अपने मत, अपने जो है मान्यता, अपना धर्म, उसके अनुसार आप अपना, ठीक है, जो भी आपके रीति रिवाज है उसको फॉलो कर सकते हो, जिसको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो वाला काम, ठीक है, जो धर्म मानना है मानो, और कोई भी धर्म नहीं मानना है तो कोई धर्म मत मानो, ये भी स्वतंत्रता आपको आर्टिकल नंबर 25 से 28 के अंदर में सारा पूरा डिटेल में दिया गया है, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ये केवल माइनॉरिटीज को है। दो प्रकार की माइनॉरिटीज होती है, एक होती है धार्मिक माइनॉरिटी और एक होती है आप लोगों की रिलीजियस भाषाई लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जो रिलीजियस या धार्मिक माइनॉरिटी होती है, ठीक है, हमारे भारत के अंदर में हिंदू धर्म को छोड़कर जितने भी लोग हैं वो माइनॉरिटी के अंदर में, कम संख्या के अंदर में, तो वो, और भाषा के आधार पर, मतलब अगर आप तमिलनाडु में चले जाओगे तो हिंदी जो है माइनॉरिटी में आ जाएगी, अगर आप बंगाल चले जाओगे तो वहां पर में बंगाली को छोड़कर जितनी भी भारत की भाषा है वो माइनॉरिटी में आ जाएंगी, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, सारे के सारे जो है, मलयालम, सारी भाषाएं आप लोगों की वहां पर में माइनॉरिटी में। तो भाषा के आधार पर भी माइनॉरिटी का अधिकार कुछ मिलता है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह चलाने का अधिकार यहाँ पर भी दिया हुआ है, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी ये है, अगर आपका कोई भी संवैधानिक अधिकार या आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हो, तो कोर्ट जाने का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 32 में दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक कौन सा वाला पार्ट है, जल्दी से आप लोग बताएंगे मुझे। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि आर्टिकल नंबर 21A, ये आरटीआई जो राइट टू एजुकेशन आपका आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया। मुझे आप जल्दी से स्क्रीन पर देखकर सभी लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर, जल्दी से बताएंगे कि कौन सा संवैधानिक संशोधन था जिसके जरिए इसको जोड़ा गया। सभी लोग जल्दी से दिखेंगे, आप लोग जल्दी से, कौन सा संवैधानिक संशोधन था, कौन से साल में हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज हर कोई बच्चा यहां पर में लिख देगा। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सन 2002 के अंदर में इसको पारित किया गया था, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21A में जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। बाकी जो है फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दूं कि आज फ्रेंड्स 70 कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। कोई भी आप लोगों को कोर्स लेना है, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे यूपी के कोई भी कोर्स हो, चाहे कोई भी आप लोगों का पढ़ाई करना चाहते हो, टीचिंग परीक्षा के साथ में आप जुड़ सकते हो। 10,000 से ज्यादा जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए गए उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। साथ ही साथ बहुत जल्द जो है एआई का जो आपका बैच 2 है वो भी लेकर आया जाएगा एआई का, और जो पहले बच्चे थे जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके होंगे, ठीक है, उनको बैच 1 और बैच 2 दोनों मिल जाएंगे। तो
जिस दिन वो अनाउंस हो उससे पहले जितने लोग ले लेंगे एआई के अंदर में एनरोल हो चुके होंगे उनको दोनों बैच मिल जाएंगे, बैच 1 और बैच 2 दोनों के दोनों, और जो उसके बाद में लेंगे उनको केवल बैच 2 मिलेंगी। तो ये भी आप लोग कर सकते हो कि एआई के अंदर में आप लोग एनरोल हो सकते हो। ओके, चलिए तो मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे पढ़ाई वाले वीडियोस में। आप सभी को फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है, और पढ़ाई करिए अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय।